ईरान से उठी जंग की लहर अब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रही, ये हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है और इस लहर के केंद्र में है एक छोटा सा द्वीप, लेकिन ताकत इतनी कि पूरी जंग की दिशा बदल सकता है। नाम है डिएगो गार्सिया। तो क्या ये द्वीप अब अगली बड़ी कार्रवाई का लॉन्च पैड बनने जा रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। हिंद महासागर तक पहुंची ईरान जंग की लपट। डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार। ब्रिटेन और अमेरिका को ईरान की सीधी ललकार। जिस बात से दुनिया दहशत में है, वही घड़ी नजदीक आ रही है। ईरान ने वो कर दिया जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। इस बार ईरान की मिसाइलों ने डिएगो गार्सिया द्वीप को टारगेट किया, यानी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर हमला, सीधे ब्रिटेन और अमेरिका को चुनौती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल को मल्टी स्टेज ट्रैजेक्टरी के जरिए लॉन्च किया गया, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान यह मैसेज देने में जरूर कामयाब हो गया कि उसके मंसूबे कितने घातक हो चुके हैं। डिएगो गार्सिया, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, अब इस जंग का नया फ्रंट बनता दिख रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य बेस मौजूद है। यहाँ लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है, जहां B-2, B-52 और B-1 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे लंबी दूरी के हमले कर सकते हैं। गहरे पानी वाला ये पोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु सबमरीन तक को संभालने में सक्षम है। यहाँ पहले से ईंधन, हथियार और सैन्य साजो सामान का विशाल स्टॉक मौजूद रहता है, ताकि किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम इसे एक ऐसा कमांड सेंटर बनाते हैं जहां से पूरी जंग को कंट्रोल किया जा सके। यही वजह है कि डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत माना जाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक चारों दिशाओं में एक साथ नजर रखी जा सकती है, खासकर जब चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, नौसैनिक ठिकानों और समुद्री रास्तों पर पकड़ मजबूत कर रहा है, तब डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए काउंटर बैलेंस बन जाता है। ये बेस सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार, तेल सप्लाई और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार है। यानी जो इस द्वीप पर कंट्रोल करता है, वही इस पूरे इलाके की रणनीति तय करता है। डिएगो गार्सिया एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम करता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर
जो कभी डूब नहीं सकता। अमेरिकी नौसेना इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है, क्योंकि इसका आकार पैर के निशान जैसा है। इसे 99 साल के लीज पर अमेरिका ब्रिटेन के नियंत्रण में रखा गया है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल का मैदान बदल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाना बताता है कि उसकी मिसाइल पहुंच अब सीमाओं की कैद में नहीं रही। हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इरादा साफ है। ईरान अब सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा है। यानी ये जंग अब क्षेत्रीय नहीं, एक ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ती हुई कहानी बन चुकी है। और एक बार फिर बात डिएगो गार्सिया की। दुनिया के मन में इस वक्त सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें कैसे दाग दी, उस द्वीप पर जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। इसका एक जवाब तो यह हो सकता है कि ईरान ने इतनी लंबी दूरी की मिसाइल विकसित कर ली, और दूसरा यह कि कहीं चीन और रूस ने पर्दे के पीछे से स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी है। आखिर कैसे डिएगो गार्सिया तक पहुंची ईरान की मिसाइल? क्या ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है? क्या है ईरान की सीक्रेट पावर की पूरी क्रोनोलॉजी? ईरान की इस मिसाइल स्ट्राइक ने सिर्फ एक सैन्य सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक रहस्य खड़ा कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया तक पहुंचने की कोशिश ये बताती है कि कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने अचानक इतनी बड़ी छलांग लगा ली, या फिर ये कई सालों से छिपी तैयारी का नतीजा है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान हमेशा अपनी मिसाइल रेंज को सीमित बताता रहा है, लेकिन इस हमले ने उस दावे को चुनौती दे दी है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ ईरान की घरेलू तकनीक का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि 4000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए एडवांस प्रोपल्शन, मल्टी स्टेज सिस्टम और सटीक गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसे में शक की सुई सीधे चीन और रूस की तरफ घूमती है। आरोप है कि दोनों देशों ने पर्दे के पीछे से टेक्नोलॉजी या डिजाइन सपोर्ट दिया हो सकता है, खासकर जब वैश्विक राजनीति में अमेरिका के खिलाफ एक साझा रणनीति बनती दिख रही है। तब ईरान को मजबूत करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम माना जा रहा है। इसके अलावा एक और कड़ी जुड़ती है उत्तर कोरिया की, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पहले भी सहयोग के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर कोरिया की हवासांग सीरीज की मिसाइलें पहले ही 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज साबित कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या उसी टेक्नोलॉजी का कोई वर्जन ईरान तक तो नहीं पहुंचा, या फिर दोनों ने मिलकर इसे अपग्रेड किया? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक देश की ताकत नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की रणनीति बन जाती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ईरान ने खुद अपनी मिसाइल क्षमता को चुपचाप अपग्रेड किया हो। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी, हल्के वॉरहेड और बेहतर ट्रेजेक्टरी डिजाइन के जरिए रेंज बढ़ाना संभव है। और यही वो तरीका है जिससे दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, यानी बाहर से सीमित ताकत दिखाना और अंदर ही अंदर असली क्षमता को बढ़ाते रहना।
इस हमले ने यही संकेत दिया है कि ईरान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या ये ताकत वास्तविक है या सिर्फ एक सिग्नल? क्योंकि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। एक हवा में फेल हो गई, दूसरी को रोक दिया गया। यानी क्षमता का दावा है, लेकिन परफेक्शन अभी नहीं। फिर भी संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। अगर ये तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि अब दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि ईरान के पीछे असली ताकत कौन है। जंग के 22वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और तीखे हो गए हैं। एक तरफ ईरान को पूरी तरह कुचल देने का दावा, दूसरी तरफ सीज फायर से इनकार और अब हॉर्मुज की जिम्मेदारी दुनिया पर डालने की बात। तो क्या अमेरिका जीत रहा है या ट्रंप की रणनीति खुद अपने ही बयानों में उलझ गई है? ट्रंप का दावा, ईरान में जीत अब बेहद करीब। सीज फायर नहीं, जंग जारी रखने का संकेत। हॉर्मुज सुरक्षा पर दुनिया को जिम्मेदारी। दुनिया की नजरें इस वक्त जितनी ईरान पर टिकी है उतनी ही अमेरिका पर, क्योंकि व्हाइट हाउस से आने वाला कोई भी नया बयान किसी नए तूफान का संकेत देता है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ये दावा करते हैं, अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप बाकायदा अपने इस बयान के पीछे आधार बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये भी तय किया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंच सके। यही नहीं, क्षेत्रीय सहयोगियों का हवाला देते हुए ट्रंप कहते हैं, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन इन दावों और भरोसे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो सिर्फ रणनीति की बात नहीं करते, बल्कि ईरान पर सीधे शब्दों में हमला बोलते हैं, जिसमें गुस्सा, चेतावनी और दबाव तीनों एक साथ नजर आते हैं। Well, we've been hitting them awfully hard. I mean, I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. इस आक्रामक बयान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। अब वो साफ कर देते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम नहीं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. यानी एक तरफ संवाद की बात और दूसरी तरफ जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की यही दोहरी रणनीति अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जब अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठता है तो ट्रंप सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि अमेरिका के पास भारी संख्या में सैनिक, असीमित हथियार और दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य साजो सामान मौजूद है और इसी ताकत के दम पर ईरान को लगातार कमजोर किया जा रहा है। Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. जंग का सबसे अहम मोर्चा
यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। नेटो को कायर कहने वाले ट्रंप जब इस मुद्दे पर आते हैं तो नेटो और दूसरे देशों की जिम्मेदारी उन्हें फिर याद आ जाती है। Well, overall, we don't use the strait. The United States, we don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. उधर IRGC दावा करता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 70वीं वेव में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी ट्रंप भले ही जीत का दावा करें, लेकिन जमीन पर जंग अब भी चल रही है और हर नई मिसाइल इस संघर्ष को और लंबा और खतरनाक बना रही है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग का कनेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि उसके पास तेल है ही नहीं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का ये बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है। यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में एक खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी काबू में रखो। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा।
इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध से मिडिल ईस्ट पर छाए संकट को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। कई देशों के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया को इस संकट से समाधान दिला सकते हैं और उन्हें इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के नेताओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन पर गूंजते धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस महायुद्ध की आहट ने ग्लोबल इकोनॉमी और शांति को दांव पर लगा दिया है। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, तब दुनिया की नजरें दिल्ली की ओर मुड़ जाती हैं। कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। संकट को सुलझाने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैतमन बिन तारिक के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan and Qatar. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से लेकर कतर के अमीर तक सभी ने भारत की संतुलित भूमिका का स्वागत किया है। भारत के संबंध एक तरफ इजराइल से गहरे हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी भारत का पुराना रणनीतिक रिश्ता है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और पेजिशकियान को ईद की शुभकामनाएं देते हुए खाड़ी में बुनियादी ढांचों पर हमले की निंदा की, साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा भी की। इधर न्यूज 18 से खास बातचीत में पोलैंड के राजदूत ने मिडिल ईस्ट संकट में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक शांति प्रिय और संतुलित देश की है और यही वजह है कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। And now as the international community, the global community, India and Poland, we face these problems and challenges one by one, trying to find a solution to cope with the immediate problem, immediate threat, immediate challenge.